Good morning, dear students. Today we are going to study a very important topic, that is mole concept in chemistry, which is a very easy topic, but students are a bit confused. Okay, so अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसे कंफर्म एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं और प्लस आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाओगे। खास बात इसमें ये है कि केमिस्ट्री में हम टॉपिक वाइज चल रहा है ताकि जहां से जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको, फॉर एग्जांपल यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला से क्वेश्चन होगा, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होगा और एटॉमिक वेट से होगा, तो हम उन टॉपिक्स को ही उठा के चलेंगे। ओके, सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट कि पहले आप देखो बच्चों, बुक से पढ़ना काफी जरूरी है। आप पहले बुक से पढ़ें, अपना खुद का नोट्स बनाएं और उसके बाद यहाँ वीडियोस को देखें, या अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियोस देखें, समझें, लेकिन सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी फॉर यू। ओके, ऐसे अगर मान लीजिए अगर आपके गार्जियन भी देख रहे हैं कि बच्चा खुद से पढ़ रहा है, दे आल्सो फील कॉन्फिडेंट ऑन यू एंड दे आर बिट मोर हैप्पी। तो आपको ऐसा करना ही है, आज नहीं तो कल खुद के लिए पढ़ना ही है। ठीक, टाइम पास हमेशा मोबाइल के साथ ना करें, पहले खुद से पढ़ें, एनालाइज करें चीजों को, वर्कआउट करें, न्यूमेरिकल्स लगाएं। नहीं आ रहा है पहले उसमें फंसो, नहीं आएगा दोबारा करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे 3 बार करेंगे। लेकिन प्लीज एक बात याद रखो, जितना ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे, चाहे 50 बार हो, 55 बार हो, 65 बार हो, तभी आएगा, वरना कोई टीचर आपका मदद नहीं कर सकता है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो तब तक आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता है, ये आपको पहले ध्यान में रख लेना है। और अभी से स्टार्ट नहीं हुए तो बहुत लेट हो जाएगा। आप काफी बार उसको पढ़ें, जो चीज नहीं आ रही है ना, एक बार नहीं आ रही है तो फिर से पढ़ो, नहीं आएगी दोबारा पढ़ो, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें, नहीं आ रहा है फिर करो, नहीं आ रहा है फिर करो, कोशिश करते रहो, देखो आएगा वो। ठीक है, हिम्मत नहीं हारते हैं। सबसे खास बात इसमें यही है जो हम आपको बताना चाह रहे थे। चलिए बहरहाल स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को समझना है कि है क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले, आज से अगर हम बहुत पहले चले जाएं तो उस वक्त बेसिकली लोग बहुत कंफ्यूज थे। कंफ्यूज इस बात को लेके थे कि वेट जो है एटम्स और आयंस का हम कैसे निकालें। अगर मान लीजिए अगर हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आपका वेट कितना है, तो आप बोलोगे सर इट इज नियरली 50 kg, नियरली 35 kg, नियरली 40 kg, यही बोलोगे आप। लेकिन आपको क्या पता है कि वो आपका एक रिलेटिव वेट है, रिलेटिव मास है, वो आपका एग्जैक्ट थोड़ी है। ऐसा आप कैसे बोल सकते हो कि वो मेरा एग्जैक्ट मास है, मेरा ये एब्सोल्यूट वैल्यू है? आप कैसे बोल सकते हो? वो एब्सोल्यूट वैल्यू है ही नहीं, वो तो किसी चीज से आपको कंपेयर कर दिया गया है। सही है ना? अब किस चीज से आपको कंपेयर किया गया है, अब यहाँ से सवाल उठता है। तो ऐसा है, माना गया है कि लंदन में जो लैब है उसमें प्लैटिनम और इरिडियम का बना हुआ एक 1 kg का बॉल है। ठीक, उसी को आइडियल माना गया और वो वहां रखा हुआ है, और उसी के इक्विवेलेंट एक लोहे का आपको वजन दे दिया जाता है, जिसको आप बाट बोलते हो। जो दुकान पे जाओगे, अगर 1 kg शुगर मांगोगे ना तो वो तुमको देगा, इतना बड़ा लोहा रखेगा एक साइड, उसमें लिखा होगा 1 kg, हाफ kg, 100 ग्राम। तो वो वहीं से उसी के इक्विवेलेंट लिया गया है, उसमें भी ये कम है ज्यादा आप नहीं जानते हो, हम भी नहीं जानते। अब वो रख दिया, उसके इक्विवेलेंट आपको 1 kg शुगर देगा, तो क्या ये जो शुगर है वो तो उसी का रिलेटिव मास हो गया ना। अरे उसी से कंपेयर करके तो लिया, जितना भारी वो बाट है उतना ज्यादा आपको शुगर देगा। 2.5 kg मांगोगे तो 1 kg और रखेगा, हाफ kg और रखेगा, फिर देगा। यानी जो चीजें हैं हमारे तरफ, उनका हम रिलेटिव मास लेके चलते हैं। अगर हम अपने वजन की बात करें तो ये भी एक रिलेटिव मास ही है, और रिलेटिव मास हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? तो उस बाट से कर रहे हैं, जो कहाँ रखा हुआ है? उस लंदन की लैब में रखा हुआ है। ठीक, 1 kg, अब 1 kg से आप मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो यहाँ खास था, लेकिन जब ये तो मान लो हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए ठीक है बना दिया गया, लेकिन थोड़ा आप बात सोचो, जो मॉलिक्यूल्स थे, जो एटम्स थे, जो आयंस थे, जिनका साइज बहुत छोटा है, आप उनको कैसे मेजर करेंगे? ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है साइंटिस्ट का। बात समझ लीजिए, सवाल बोलेंगे हाइड्रोजन एटम को बताइए वेट कितना है, उसका मास कितना है, आप कैसे बता पाओगे? तो बस आप इतना गैस इतना छोटा कि बस आप फील कर सकते हो, उसका वजन बताओ। चलो, सबसे बड़ा कंफ्यूजन का सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क यही होगी। अब साइंटिस्ट फिर दिमाग लगाने लगे कि यार कैसा हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम उसका वजन का, एक छोटे से एटम आयन मॉलिक्यूल का वेट निकालें। इसके लिए उनके दिमाग में एक आइडिया आया, ये 1960 से हम पहले की बात कर रहे हैं। ठीक, उनके दिमाग में आइडिया आया कि चलिए किसी एक
पर्टिकुलर आयन को हम आइडियल मान लेते हैं, ठीक, और बाकी उससे हम कंपेयर करेंगे। उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक टोकरी बनाना है, ठीक, हम पूछेंगे कितना है, तो आप क्या करोगे, आपने एक आइडियल मान लिया हुआ है बनाना को लेके कि अगर 12 बनाना होगा तो 1 दर्जन होगा, ठीक। तो आप मान लो अगर उसमें उस टोकरी में 60 बनाना है, 60 बनाना है, तो आप 12 से डिवाइड करके बोलोगे सर 5 दर्जन है, हो गया। ऐसे ही उन लोगों के दिमाग में आइडिया है कि कुछ तो लिया जाए जिससे कंपेयर करके हम सारे जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, इनका वजन सबको हम एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास क्या करेंगे, हम बता सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने लिया सबसे पहले किसको, हाइड्रोजन को। किसको ले लिया, हाइड्रोजन को लिया, ठीक। लगभग हाइड्रोजन का मास 1.6735 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम है। ये काफी वजन कम था। उससे पहले रीडिंग होती रही, चलती रही, सब रीडिंग ले रहे थे, वजन भी अपना बता रहे थे, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, ये सब चल रहा था, ठीक। लेकिन एक बात बताएं, 1916 के बाद चूंकि ये हाइड्रोजन का जो वेट था ना बहुत ही कम था, ठीक, उसको बहुत कम मान के नहीं साइंटिस्ट को फिर लगा रहे जो हम लोगों ने लिया ना, ये कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमको थोड़ा कुछ किसी दूसरे पे शिफ्ट करना चाहिए, ठीक। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया कि वो क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि जिसको हम सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में क्लास मॉनिटर होगी, ठीक, अगर क्लास मॉनिटर है तो क्लास मॉनिटर आप किसको बना देंगे, मान लो क्लास का जो सबसे छोटा बच्चा है उसको अगर क्लास मॉनिटर बना दो तो वो क्या क्लास को माइंड कर सकता है, नहीं कर पाएगा, बड़े बच्चे उसको लगने नहीं देंगे। यही था हाइड्रोजन के साथ, तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया, ठीक, कि उस मेटल के अंदर ऐसा कुछ खास होना चाहिए जिसको हम एक आइडियल माने और जिससे सारे मेटल्स, एटम, आयन को हम क्या करें, कंपेयर करें। तो उसमें से फर्स्ट क्राइटेरिया था वो था अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब कितना वो जल्दी मिल रहा है, ठीक। पहला क्राइटेरिया आपका था अबंडेंस, ठीक है। अबंडेंस के हिसाब से देखा गया तो वो ऐसा होना चाहिए ना कि हर जगह एग्जिस्ट करे, न बहुत ज्यादा हो न बहुत कम हो। तो पहला क्राइटेरिया था अबंडेंस। दूसरा क्राइटेरिया था दूसरा क्राइटेरिया था ना लेस रिएक्टिव, ऐसा नहीं कि किसी से रिएक्शन ही ना करे, क्लास मॉनिटर किसी से बोले ही नहीं कुछ, जो बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं सब करें, कोई क्लास का डिस्टरबेंस, कोई इस पे ध्यान ना हो। दूसरा था मोर रिएक्टिव, ऐसा ना हो कि बहुत ओवर रिएक्टिव हो कि थोड़ा सा भी बच्चे कुछ बोले तुरंत चिल्लाने लगे सर 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 सर। यानी तीसरा क्राइटेरिया था लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, ठीक। और एक लास्ट अगर हम बात करें, एक लास्ट क्राइटेरिया जो था रखा गया उस पर्टिकुलर एलिमेंट यानी उस मॉनिटर के लिए, वो था आइसोट्रोप्स। आइसोट्रोप्स का मतलब उसका भाई बहन नहीं होना चाहिए क्लास में, अगर भाई बहन होंगे तो वो पार्शियलिटी करेगा, ठीक। तो ये चारों जिसके अंदर थे उन्हीं को मॉनिटर कंसीडर किया गया, यानी चारों जिस एलिमेंट के अंदर थे उसी को सेलेक्ट किया गया कि एज ए मॉनिटर, कि हम भैया उसी से कंपेयर करेंगे सारे आइटम्स, ठीक। अब उसमें खास अगर हम बात करें तो उसमें कार्बन को लिया गया। किसको लिया गया, कार्बन को हमने कंसीडर किया, C12 कार्बन 12 जो है ना उसको कंसीडर किया कि भाई ये मॉनिटर होगा, यानी दैट विल बी द 1961 में, कि अब ये 1961 में माना गया ऐसा कि जो कार्बन है ना उसी को हम आइडियल ले लेते हैं, उसी को रोल मॉडल ले लेते हैं, आपके लैंग्वेज में मॉनिटर ले लेते हैं। अब उसके मास से बाकी जितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं हम उनको कंपेयर करेंगे। तो किसको लिया गया, कार्बन 12, ओके। तो आपका ये भी डाउट अब क्लियर हो गया, अब ले लिया गया। अब उससे जो भी निकालना होता है ना हम उसी के रिलेटिव में निकालते हैं, किसके, कार्बन 12 के। अब जैसे मान लो हमने बोला कि 1 kg आपको प्याज चाहिए, तो आप कंपेयर किससे वजन करोगे, 1 kg के बाट से करोगे, वजन होता है ना 1 kg, और वो 1 kg हो गया, उतना प्याज ले लोगे तो बोलोगे कि हाँ ये 1 किलो। एक कॉन्सेप्ट था आपको समझाने के लिए कि हुआ क्या था स्टार्टिंग में, ठीक। अब चलिए देख लेते हैं कुछ खास बातें, ठीक है। देखिए इसमें फर्स्ट, इसमें क्या है, एटम्स आर वेरी स्मॉल टू बी सीन, एटम्स बहुत छोटे हैं, आप उनको देख ही नहीं सकते हो, तो कहां से मास निकाल पाओगे आप बताओ। नेक्स्ट, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम स्टार्टिंग में लिया गया था जिसका वेट था 1.6735 × 10 के पावर -24 ग्राम था, ये स्टार्टिंग से लिया गया था। So it was considered appropriate to use the mass of some standard atom and relate the mass of the other atom। यानी ये बोला गया कि भाई आप कोई दूसरा एटम आप एप्रोप्रिएट ढूंढिए और बाकी जो एलिमेंट्स हैं जिनका आपको मास फाइंड आउट करना है या एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना है, आप उससे उनको क्या करें, कंपेयर कर लें। अब earlier hydrogen was taken but after 1960 carbon atom was selected because its adaptation
लीस्ट, यहाँ एक क्वेश्चन ही पूछ सकता है आपसे कि बताइए आपको आपने कार्बन एटम को क्यों सेलेक्ट किया, तो देखो यहाँ उसका रीजन दिया, बिकॉज इट्स एडेप्टेशन लीस्ट अफेक्टेड द वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, यानी इसका जो एडेप्टेशन था ना वो दूसरे जो एटॉमिक मास थे एलिमेंट्स के उन पे इनका बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिख रहा था, जैसे कि हाइड्रोजन के केस में दिख रहा था। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रटे लिखोगे, लैंग्वेज आपका थोड़ा बुक का होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है, एग्जाम्स के लिए। तो ये था खास। अब हमने देखा कि क्या है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक वेट, ठीक है ना, एटॉमिक वेट जो है वो क्या है, इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। अगर आपको निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास तो रिलेट करेंगे ना, खुद बोला है रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास आप बताओ लेकिन तुलना में, किसके तुलना में, रिलेट का मतलब क्या होता है, किसी से रिलेट करके बताइए, तो कार्बन की तुलना में कितना है देखो। अगर आपको फाइंड आउट करना है रिलेटिव एटॉमिक मास, देन मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट जिसका फाइंड आउट करना है उसको आप भाग दे देंगे 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। अब कितने कार्बन एटम के किस मास से, 1 बटा उसके 12वें भाग से भाग दोगे तो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा, डायरेक्ट पूरे से नहीं, 1/12 मास। यानी सपोज करो अगर आपके पास कोई फल है, ठीक है, फल है अगर, तो आप पूरे फल से नहीं भाग देंगे, उसका टुकड़ा करेंगे, कितना टुकड़ा, 1/12 में, उससे आप उसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट एटॉमिक वेट का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया है। अपना अगला टॉपिक लेते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। कौन सा हो गया, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। यहाँ एक खास वर्ड आएगा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, नीचे जो लिखते हैं ना एटॉमिक नंबर, जैसे यहाँ 17 हो गया, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो, जैसे 35 और 37, ठीक है। बेसिकली ऐसा देखा गया है कि एटॉमिक मास जो होते हैं ना एलिमेंट्स के, दे आर डू नॉट अगर इन होल नंबर्स। कभी कभी इसमें होता क्या है कि जैसे वो उनका जो एटॉमिक मास है वो होल नंबर्स में आकर नहीं करता है, वो क्यों, क्योंकि वो जो एलिमेंट है ना वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि उनके एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो कुछ आइसोटोप जैसे C12, C13, C14 कार्बन के हम आइसोटोप हो गया, उसमें मैक्सिमम वो अगर करता है 99% C12 के फॉर्म में, C13 के फॉर्म में पॉइंट समथिंग एग्जिस्ट करता है, और C14 में तो वो एग्जिस्ट बहुत ना के बराबर करता है। तो जो मेजोरिटी होती है उसको आप सबका जो एवरेज निकालते हैं ना उसको उसके बेस पे हम देखते हैं। तो अगर हम यहाँ देख लें, आप देखें थोड़ा, देखें, it is seen that atomic mass are not in whole numbers because most natural elements are a mixture of constant composition containing one or more isotopes। यानी बोला कि ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर आइसोटोप्स मिलते हैं, ठीक। तो अब आप उसका रिलेटिव एटॉमिक वेट कैसे निकालोगे, क्योंकि अब जो ये दो फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है तो इनका हम एवरेज निकालते हैं कि कितने रेशियो में ये एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे पहला वाले का रेशियो 3 और दूसरे वाले का रेशियो है 1, क्लियर। तो अब आप देखें इसमें हम एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, देखिए एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालने के लिए आप क्या करते हो, पहले आप इसको देखो, इसका मास कितना है 35 है, ये 37, यानी 35 कितना रेशियो था इसका 3 प्लस कितना हो गया 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका ये रिलेटिव एटॉमिक मास देगा कितना हो जाएगा 15 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 4। अगर हम फिर इसको ऐड करें ये सपोज करिए ये इस टाइप का कुछ आएगा और ये लगभग आएगा आपका 35.5 के बराबर। कितना आ गया 35.5, जिसको कि हम क्या ले लेते हैं इसका एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास वर्ड आई होप आपको समझ में आया होगा। ये उन्हीं के लिए है जिनका आइसोटोप्स होते हैं, यानी जिनके जो खुद से पूरी तरह से अकर नहीं करते हैं, वो जिनके आइसोटोप्स होते हैं तब उनका जो एटॉमिक मास है वो इस फॉर्म से निकालते हैं, जिसको बोलते हैं क्या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ठीक है। देखना चलो अब अगला वर्ड देख लेते हैं कौन सा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। ये
ये काफी इजी भी है और ये एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में, तो आप यहाँ से देखें। ठीक है, ये है क्या, पहले ये देख लेते हैं। इट इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स, ये वो नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है हाउ मेनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी ये आपको ये बताता है कि कोई जो एटम है ना उसका मास सीधे कंपेयर करेगा किससे, कि C12 के 1/12 मास से कितना ज्यादा भारी है, ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब काम की बात करें, इसको हम निकालते कैसे हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एटॉमिक वेट ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, आप उनका जो एटॉमिक वेट है ना उसको ऐड करके इसको निकालते हैं। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे आप देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले तो एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ये देख लो आप, क्योंकि बहुत लोगों का यही क्लियर नहीं है। चलो देखो, जैसे मान लो हो गया H2, ठीक, ये हो गया H2, वाटर है, ये मॉलिक्यूल है, पूरा मिला के ये क्या है, मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर हम इसमें एटम की बात करें ना, तो देखो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, यानी 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन है ना, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। नहीं समझ में, अगला देख लेते हैं, C6H12O6। अगर हमने कोई ये कंपाउंड लिया, ठीक है, ये हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है, इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 12, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 6। ये पूरा मिला के एक मॉलिक्यूल है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम है। अब आपको ये जब निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या करोगे ना, आप देखो कार्बन में 6 एटम है, कार्बन आप ऐसे लिखो, हाइड्रोजन में कितने हैं, 12, आप ऐसे लिखो, और ऑक्सीजन में कितने हैं। अब ये आप इनका एटॉमिक वेट लिखो, कार्बन का एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, ऐड करेंगे आंसर है। पहले आपने, आई होप ये क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूल और एटम क्या है। ये पूरा मिला के एक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन जिसमें एक एक जो एग्जिस्ट करेगा ना एलिमेंट, वही होता है आपका क्या, एटम होता है। कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम। अगर हम अमोनिया का ले लें, चलो NH3, ये तो एक मॉलिक्यूल हो गया अमोनिया का, लेकिन इसमें एक नाइट्रोजन का एटम है और नीचे देखो 3 हाइड्रोजन का एटम है। सो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया कि एटम और मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, चलो एग्जांपल, एटॉमिक वेट आप टेंशन ना, एग्जाम में दिया होगा, ठीक है ना, ज्यादातर वो देख के रखता है, नहीं दिया होगा तो याद कर लेंगे आप। देखिए अब इसका हमको निकालना है, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसमें क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन एटम, बीच में करेंगे प्लस प्लस 1 सल्फर एटम, एक ही है ना सल्फर का, प्लस 4 ऑक्सीजन, हो गया भैया। अब सब आप सबका क्या करें, आप इस सबका एटॉमिक वेट रखें। हाइड्रोजन का कितना है, 2 × 1 प्लस 1 × सल्फर का 32 प्लस 4 × ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। ये दिया होता है एग्जाम्स में, बेसिकली आपको याद भी होना चाहिए 40 के आसपास तक। ये कितना हो गया आपका, देखो 2 प्लस 32 प्लस 64, 2 4 2 6, चलो 898। ये मालूम क्या है, AMU। ये हमेशा किस में आता है, AMU। किस में दे देगा ये आपको, AMU। ठीक है, अब ये AMU आ गया ना, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे आया कितना, 98 AMU। अब हम यहाँ से फॉर्मूले पे जाते हैं, इसका मतलब क्या है, that represent how many times one molecule of a substance is heavier than 1/12 mass of carbon। यानी ये 98 AMU है, मतलब ना ये जो एक 1/12 मास का जो कार्बन एटम है, उससे ये 98 टाइम्स भारी है। कितना टाइम्स भारी है, 98 टाइम। किससे कंपेयर की हमने, C12 के मास। आई होप ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना, टेंशन ना।
चलो हमने आपके लिए 2 और एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए इससे रिलेटेड, ठीक है ना। एग्जाम से पूछता है, हमने देखा है 1-2 नंबर का, तो देख लो आप। सपोज करो आपको कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये भी इसको इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये वाला जो नया एग्जांपल है आप उसको ध्यान से देखिए। यानी आपको पहले एटम वाइज इसको अलग अलग कर लेना है। यानी कॉपर अलग हो गया, प्लस सल्फर का एक एक एटम है, प्लस ऑक्सीजन का 4 इंटू ओ करेंगे ना, प्लस अब देखो यहाँ खास है, पहले आप 5 में ना सब में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में 1, ऐसे हो गया। अब ये कितना हो गया देखो, कॉपर का एटॉमिक मास एटॉमिक वेट रखें 63.5 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का हो गया 16 प्लस 5 2 इंटू 1 प्लस 60, कितना हो गया आपका 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 5 इंटू ये हो गया आपका 2 प्लस 16, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 18, मैं इसके यहाँ रख ले रहा हूँ सीधा 18। अब समझ में आ गया। अब आप देखिए इसको मैं अभी दोबारा कर दे रहा हूँ, 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस हो गया आपका कितना 90, ठीक है। अब आप जब इसको ऐड करेंगे पूरा तो आएगा 249.5, ये आ जाएगा, ये क्या होगा AMU। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अगला देख ले, दूसरा एग्जांपल एक और देख लो आप, एक और देख लो, चलो एक और एग्जांपल देख लो, इसके बाद गलत नहीं होना चाहिए, 1-2 बार और देख लेना आप इसको। अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। ये भी खास है, आप इसको भी देख लेंगे एक बार, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए ये देखो, यहाँ एक नाइट्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, ये सब में मल्टीप्लाई किया। ये खास बात क्या है, इसमें ना सब में मल्टीप्लाई किया है। ये नाइट्रोजन में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एटम्स का, और हाइड्रोजन में भी। यानी आप पहले क्या करो, चलो यहाँ ले लो, चलो N नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन हो गया, प्लस सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन, ये हो गया आपका। अब देखो 2 नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन हो गया 14 एटॉमिक नंबर, प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का हो गया 1, प्लस सल्फर का हो गया 16 प्लस 4 इंटू आपका हो गया 16, सल्फर का हो गया 32, ठीक है। अब ऐसे लिख दिया बस। अब इसके बाद तो सॉल्व करना है, काम है, तो सिंपल मैथ्स है। 2 14 प्लस 4 प्लस 32 प्लस 64, यानी कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 18 प्लस 32 प्लस 64। देखो हमने ये 2 का सब में मल्टीप्लाई किया है, यही आप गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। कितना हो गया, दिस विल बी इट इज 36 प्लस 32 प्लस 64, ऐड करें 6 4 10 to 12, 6 6 12 1 13 AMU। So this will be your value और molecular weight of the compound ammonium sulfate। I hope आपको हमने क्लियर और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब आपका क्या करना है, टीचर आपको सिर्फ इतना ही बता सकता है, बाकी अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत सारे कंपाउंड्स लेके, आप खुद लीजिए कंपाउंड, प्रैक्टिस करते रहो, जब लगेगा कि हाँ आप कर ले रहे हैं बंद कर देंगे आप, फिर कुछ दिन के बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, डन। तो ये देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। देखिए एटॉमिक मास, जैसे कि वर्ड बोला है एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। देखिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का एक्सप्रेस करते हैं किसमें, ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी अगर एलिमेंट का एटॉमिक मास जब आप ग्राम में रिप्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें, उसको क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU, है ना, 16 एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है 16 AMU, इट्स ग्राम एटॉमिक मास विल बी आल्सो 16 ग्राम। यानी अगर एटॉमिक मास की हम बात करें ऑक्सीजन का, वो कितना है 16 AMU, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो 16 ग्राम के बराबर हो जाएगा। यही जो क्वांटिटी है वो एक्सप्रेस करा। दूसरा अगला एग्जांपल है, ये 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम,
ये समझे थोड़ा बात। यानी मान लो सोडियम के बहुत सारे एटम्स हैं, उसमें से 1 ग्राम आपने वजन किया, कितना ग्राम किया? 1 ग्राम में जितने नंबर आएंगे एटम्स के सब कंसीडर करेंगे आप। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम। यानी इसमें देखो डिफरेंस क्या रहा है कि अगर 1 ग्राम एटम है सोडियम का तो वो 23 एटम, यहाँ पे देखो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम। 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ हीलियम। बस यही है, आपको थोड़ा सा इसमें समझ देना है कि उसका कितना जो वेट है, यानी एटॉमिक मास जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसमें, ग्राम में, वही ये कॉन्सेप्ट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मोल क्या है। ओके, देखिए मोल का इस्तेमाल हम केमिस्ट्री में करते हैं फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स हो गए, पार्टिकल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, उन्हीं के लिए करते हैं। तो देखिए मोल क्या है। मोल इज डिफाइंड एज इट इज द अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस। कह रहा है कि प्योर सब्सटेंस का मात्रा, यानी ये अगर कोई प्योर सब्सटेंस हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसका हमने वेट मान लिया, कुछ भी हो सकता है। कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स, बोला कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स का संख्या होगा, ध्यान से सुनिए, अगर कोई आप सब्सटेंस कंसीडर कर रहे हो जो जिसका वेट अगर ग्राम में है तो इसके अंदर उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने की, पार्टिकल्स का मतलब एटम्स हो सकता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब कुछ, केमिकल यूनिट्स एज देयर आर एटम्स एग्जैक्टली इन द 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कह रहा है कि इसके अंदर उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने की 12 ग्राम कार्बन 12 सिंपल के अंदर पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं, तभी आप इसको बोलोगे 1 मोल। यानी अगर फिर से एक बार देखा जाए तो किसी भी सब्सटेंस का जो कि वजन ग्राम में है, ठीक है, आप उसको 1 ग्राम को 1 मोल तभी बोलोगे जब इसके अंदर जो पार्टिकल है ना वो इसके पार्टिकल के बराबर हो जाए। जब इसके पार्टिकल्स और इनके पार्टिकल दोनों के पार्टिकल्स बराबर होंगे तो जो इसका वजन आएगा ना आप उसको बोलोगे 1 मोल। और बेसिकली ये जो पार्टिकल होता है ना वो किसके बराबर होता है, Na के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, Na, यानी एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगा। और अगर हम बात करें कि ये Na में कितने पार्टिकल्स आते हैं तो देखो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर यानी 6.023 into 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। अगर इसमें इतने ही पार्टिकल होते हैं और जिस सब्सटेंस को आप कंसीडर कर रहे हो अगर उसके इतने पार्टिकल ना 1 मोल कहलाएंगे। समझ में आएगा? यानी 1 मोल आप किसी भी प्योर सब्सटेंस का तभी मानेंगे जब इसके जो अंदर पार्टिकल्स हैं वो 12 ग्राम कार्बन सैंपल के पार्टिकल्स के बराबर हो जाएं तो आप बोलोगे कि ये सब्सटेंस 1 मोल है। तो 1 मोल है क्या? 1 मोल सिर्फ एक यूनिट की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक दर्जन केला में कितना होता है 12, हम बोलते हैं 1 दर्जन हो गया तो उसमें 12 केले। एक स्कोर में कितने हो गए 20। एक सेंचुरी अगर कोई क्रिकेटर लगा रहा है तो कितना बनाएगा वो 100 रन। ऐसे ही 1 मोल का मतलब होता है, बस ये आप याद रखें कि 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। जैसे उस यूनिट को यूज किया आपने वैसे इसको यूज करेंगे। जैसे अगर आपने मेजर किया पेट्रोल को, बोलेंगे 1 लीटर हो गया, ठीक। हर चीज को हम मेजर करते हैं ना उसका यूनिट होता है। ऐसे ही मोल के अंदर अगर इतने पार्टिकल हैं तो आप बोलोगे कि वो 1 मोल है। जैसे 1 दर्जन में 12 केले, वैसे 1 मोल में इतने पार्टिकल्स। अब आप इसी से बाकी सबको कंपेयर करेंगे। देखें 1 मोल इज टेकन, इसको हम Na लेते हैं, इसका बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। अगर पहले से मेंशन ना हो कि ये कितना है तो 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इतने ही होते हैं। ठीक है, कितने? एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, दैट इज 6.023 into 10 के पावर 23। आई होप आपका ये मोल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम निकालते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द मोल, यानी मोल को हम कैसे निकालेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, उनको देख लेते हैं। चलिए अब हम बेसिक तरीका देख लेते हैं कि हम कैसे मोल को कैलकुलेट करेंगे। ओके, मैथमेटिकली हम बात करेंगे। देखिए आप, मैथमेटिकली मोल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 तरीका होता है। कितना तरीका होता है? 3। फर्स्ट वे में अगर जो पार्टिकल है, अगर आपको फाइंड आउट करना है मोल, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस का वेट ग्राम में दिया, किसमें दिया? ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा कि इफ
2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम ऐसा वजन पहले से दे दिया है, तो उसके लिए आपको जो वेट दिया होगा ना ग्राम में, उसको लिख लेना है ऊपर, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई, अब देखो पहला हो गया एटॉमिक वेट, पहला क्या हो गया उसका एटॉमिक वेट, या उसका हो जाएगा मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, पहला चीज समझ में आया। अब देखो ये एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट का कॉन्सेप्ट फिर फंसाएगा आपको। एटॉमिक वेट तभी लेते हैं जब सबस्टेंस एलिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट करे, बेसिक रूप में एग्जिस्ट करे, जिसके अंदर जैसे हो गया मेटल्स हो जाएंगे, मेटल्स हो गया, नोबल गैस हो गया और आयन, ठीक है ना। यानी ये तभी हम लगाएंगे व्हेन सबस्टेंस अकर्स इन एलिमेंट्री फॉर्म, किस रूप में हो, एलिमेंट्री, कंबाइंड फॉर्म में नहीं हो, आप उसको कंसीडर करेंगे। उदाहरण लेते हैं जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, मेटल्स हो जाएंगे, मैंने सबको लिख लिया, मेटल्स हो गए, नोबल गैसेस हो गए जैसे हीलियम हो गया, इसको आप क्या ले लेंगे, नोबल गैसेस, और तीसरा हो गया अगर आयंस के फॉर्म में जैसे Fe+2, ये हो गया आयंस, ठीक है। देखो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के आने जाने से बहुत डिफरेंस नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तो प्लस जो आयंस है उनसे अगर उस फॉर्म में है तो आप उसको एटॉमिक वेट के ही थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर दूसरा हम बात करें कि मॉलिक्यूलर वेट कब लेंगे, बात समझ में आ गया, जब सबस्टेंस अकर करे किसमें, कंपाउंड के फॉर्म में, व्हेन सबस्टेंस अकर इन कंपाउंड फॉर्म, यानी जब सबस्टेंस किसमें अकर कर रहा है, व्हेन सबस्टेंस अकर इन कंपाउंड, यानी कंपाउंड के रूप में जब वो एग्जिस्ट करेगा, अकर करेगा। उदाहरण ले लेते हैं ना, जैसे देखो CO2 हो गया, लो ओजोन हो गया, NH3 हो गया, तो ये क्या है, ये सब कंपाउंड है। तो अब आप इसका क्या लेते हो, आप इसका लेते हो मोलिकुलर वेट लेंगे, ठीक है ना। मोलिकुलर वेट अभी निकालना सिखाया था, जैसे मान लो अगर हम बात करें CO2 हो गया, CO2 तो कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16 × 2, कितना हो जाएगा इसका, 12 + 32 कितना हो गया 44, ये वाला वेट लेंगे। तो आई होप यही क्लास 10th बेसिक के लिए ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो बस बेस क्लियर कर लो अपना, इसको समझ लो कि अगर वजन दिया होगा तो अगर एटम दिया होगा तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूल दिया होगा तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, और ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा मोल, क्या मिल जाएगा आपको, मोल, ठीक है। एक तो आपका ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया, क्या दिया हो, नंबर ऑफ अगर पार्टिकल्स दिया है, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, जैसे मान लो बोलेगा कोई पार्टिकल दे दिया है 6, 1.023 10 के पावर 12 13 14 कुछ भी दे देगा, बोलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, आप इसका मोल बताइए कितना है, तो मोल्स फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, जो वो पार्टिकल दिया होगा ना आप उसी को लिखोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, अब उसको डिवाइड करना है सिर्फ एवोगैड्रोस नंबर से, और ये एवोगैड्रोस नंबर कितना है 6.023 × 10 के पावर 23, बस आपका मोल मिल गया। नंबर ऑफ पार्टिकल दिया होगा तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ ये एवोगैड्रोस नंबर से आप डिवाइड कर देंगे, मोल में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब देख लो फिर थर्ड देख लो, थर्ड दिया होगा अगर मान लो किसी गैस का निकालना है आपको, किसका निकालना है, किसी गैस का निकालना होगा, तो गैस के लिए आप क्या करते हो, देखो मतलब कि जो भी गैस का पार्टिकल है ना उसके लिए जो गैस है उसके लिए मोल, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस जो भी होगा वो तो देगा, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4, याद रखना ये लीटर में ही होना चाहिए, यानी जितना भी वॉल्यूम ऑफ गैस दिया होगा बोलेगा इतना वॉल्यूम ऑफ गैस कितना मोल है आप बताएं, तो उसके लिए आप वॉल्यूम ऑफ गैस को सीधे डिवाइड कर दोगे 22.4 से, लेकिन ये हमेशा लीटर में होना चाहिए। अब मान लो अक्सर नहीं समझ में आ रहा लीटर का कैलकुलेशन, तो देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मेगामीटर क्यूब हो गया, दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 1000 मिलीलीटर, ये हो गया। अब इससे आपको डेकामीटर क्यूब में दिया होगा तो वो 1 लीटर के खुद बराबर है, अगर 1000 मिलीलीटर में दिया होगा तो 1 लीटर, अब यहाँ से आप मिलीलीटर में अगर दिया होगा तो इजीली लीटर में कैलकुलेट कर लेना, कन्वर्ट कर लेना, और डेकामीटर जो दिया होगा वो तो ऑलरेडी लीटर के बराबर ही होगा, तो यहाँ से आपको ये हमेशा लीटर में ही लेना है, ये याद रखना है। और आई होप तीनों जो कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको समझाया।
अगर वेट दिया होगा तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया होगा तो एवरेज नंबर से डिवाइड करेंगे, और अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया होगा, गैस की बात करेगा, वॉल्यूम देगा तो 22.4 से ही डिवाइड करेंगे। याद रहिए लीटर में होना चाहिए, कन्वर्जन यूनिट जो लगता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बिल्कुल खास है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल्स अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कितना भी थ्योरी पढ़ो उससे कुछ होने वाला नहीं है। न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत गलत करोगे। नंबर पाने का तरीका, यू विल हैव टू फाइट विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब लड़ो उससे, नहीं आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, सबको नहीं आता है, पहली बार में किसी को नहीं आता है, दूसरी बार में भी नहीं आता है, 10 बार में नहीं आता है, फिर करेंगे, नहीं आ रहा फिर करेंगे, तब तक करो जब तक वो आ न जाए। गलती करके ही आदमी सीखता है। ठीक है, गलती करोगे तभी तो सही करोगे, तुमको पता चल जाएगा अच्छा मैंने इस बार गलत किया, मैंने यहाँ ये यूनिट गलत कर दी, मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया। तो जब दोबारा आप कर रहे हो ना तो उसको आप ध्यान में रखते हो तो इजीली वो हो जाता है। तो अगर आप भाग रहे हो भैया न्यूमेरिकल से, नहीं करना है, मैं अभी बोल दे रहा हूँ आपका एग्जाम में गलत होगा। अब आपको ही डिसाइड कर लेना है, अगर वहां नंबर पाना है देन टुडे यू विल हैव टू फाइट विद दिस क्वेश्चंस, करने ही होंगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं उनको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ 5-6 तो उसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए चलो एक बहुत शानदार सा हमने क्वेश्चन लिया है, और ये क्वेश्चन काफी टफ है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी ये अक्सर पूछा जाता है, और आपके क्लास 10th में ये थोड़ा लॉजिकल है ना, इसलिए बार बार पूछ देता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे ही क्वेश्चन हाफिजली में भी आया था और इससे ही आएगा, बस एक ही ये प्रश्न है जिससे क्वेश्चन है, और ये बहुत टफ हो जाता है, ध्यान से सुनना, बस देखो समझो। क्वेश्चन है कि इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, यानी बोला कि वजन दिया है 1.8 ग्राम, बोला इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट, आपको और कितना सारा क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, यानी आपको इस 1 ग्राम में मोल निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से समझे, तुरंत कर लेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2, कितना मॉलिक्यूल है, देख लेना क्वेश्चन पेपर उठा के, यही क्वेश्चन बार बार आया है, मतलब अगर ये नंबर कुछ बदल जाएगा लेकिन बाकी फॉर्मेट सेम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2, यानी आपको मोल निकाल लेना है, फिर मोल से मॉलिक्यूल निकालना है। थर्ड क्वेश्चन, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1.8 ग्राम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, किसमें 1.8 ग्राम H2 में। ठीक, तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। तो सिंपल, अगर आप अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, अगर वेट दिया हो एटॉमिक, इसका वेट इन ग्राम दिया हो, ठीक है, तो फर्स्ट number of moles is equal to weight in gram upon, अभी हमने क्या क्वेश्चन देखा था, वेट इन ग्राम, वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो हो गया क्या, मॉलिक्यूलर वेट, क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट। अब हमने मॉलिक्यूलर वेट क्यों रखा, अगर हीलियम होता तो एटॉमिक वेट रखते, आयरन होता तो एटॉमिक वेट रखते, लेकिन ये तो मॉलिक्यूल है ना, H2O है, इसका मॉलिक्यूलर वेट अभी निकालेंगे हम। H2O कितना हो गया, 2 × 1 + 16 हो गया ना, अभी हम बताया था अभी आपको, 2 + 16 कितना हो गया, 18। अभी कितना है, वेट इन ग्राम कितना है, 0.1 ग्राम डिवाइडेड बाय, सॉरी 1.8 ग्राम, 1.8 डिवाइडेड बाय 18, ये कितना आ गया, 0.1 मोल। ये समझ में आ गया। ये पहला अभी हमने जो फार्मूला बताया था उसमें ये कॉन्सेप्ट लगा, उसी से हमने डिराइव किया इसको। लेकिन यहाँ एक बात देखो हमने अधूरा छोड़ा है कि ये 0.1 मोल क्या है ये हम नहीं लिखते हैं, इसलिए आधा क्वेश्चन ना समझ में नहीं आता है। 0.1 मोल ऑफ वाटर, आपको कंप्लीट लिखना होगा कि ये क्या है, एक मोल क्या है, एक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये कंप्लीट लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसको कंप्लीट नहीं लिख रहे हो तो गलत, आपको ना क्वेश्चन पूरा नहीं समझ में आएगा। समझ में आ गया, फिर से आप थोड़ा इसको समय लेके देखना। अभी हमने जो फॉर्मूला बताया था, अगर वेट गिवन हो ग्राम में तो आप उसको उसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट से निकालिए। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट देखो भी निकाल लिया हमने, तो मॉलिक्यूलर वेट 18 आ गया, 1.8 दिया, डिवाइड करके तो 0.1 मोल ऑफ H2 आ गया। है, यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूँ, इसी में से क्वेश्चन आते हैं बार बार, आप इसको कर लेना, ये छोड़ देना, आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब भी बात करें आपको, मैं NO लिख रहा हूं नंबर के लिए, थोड़ा स्पेस कम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होने कभी तो आप उसके लिए फॉर्मूला क्या रखो,
उसके लिए लिखेंगे मोल्स, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब बोला है कि आपको किसमें निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस वाटर एटम। बोला है कि वाटर में आप कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वाटर, पानी में निकालना है इतने ही वजन में, इसी वेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है ना, तो इसी का आपको मोल निकालना होगा जो आपने अभी निकाला है। कितना हो गया 0.1 इनटू एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इनटू 10 के पावर 23, ये क्या हो गया आपके मॉलिक्यूल्स। अगर इसको आप सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल। आसान है बहुत, बस मोल में एवोगैड्रोस नंबर पे हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपको क्या दे देगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दे देगा। आई होप ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब ये मोल किसका लेंगे, जिसका मॉलिक्यूल निकालना है ना उसी का मोल होना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल का वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है तो उसी का मोल लेना है, उसी अमाउंट में। ठीक है, आई होप ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ये बिल्कुल खास है क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। यहाँ से क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछता है ना, तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होने लगता है कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, इसलिए देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अगर हम बात करें, देखें क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू number of molecule into number of electron in that atom, यानी उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें हमको डिवाइड कर लेना है। इन दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम भी आप इसको बोल सकते हो, क्या आ जाएगा ये पर एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन पर एटम। ये एक ही बार में सारा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर एटम। क्लियर, यानी ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमारे पहले से अभी हमने निकाला था, इससे अगले वाले ही क्वेश्चन में वो किसके बराबर था 0.1 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, इसी के बराबर था। अब हमको इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है, किसमें, वाटर में। अब हमको ये देखना है ना कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, हम इसको निकाल देंगे। प्रोटॉन के लिए क्या करना होगा 0.1 इंटू Na इंटू नंबर ऑफ यहाँ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे 0.1 इंटू Na इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बस ये फॉर्मूला हमने दे दिया, बहुत शानदार सा। आप इसको याद रखें, तुरंत निकालें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, अभी दूसरा क्वेश्चन में निकाले थे। अब तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम निकालना है इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेना है और न्यूट्रॉन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसमें, वाटर में। किसमें निकालना है कि पानी में कितना प्रेजेंट है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखो कैलकुलेट कर रहे हैं H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना। इलेक्ट्रॉन के लिए देखो वाटर में कितने 2 इंटू 1 एक इलेक्ट्रॉन, प्लस इसमें ऑक्सीजन में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया ये 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। किसमें है, पानी के मॉलिक्यूल में। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो भी सेम आएगा इंटू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 प्रोटॉन। लेकिन अगर हम जब न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन में देखो हाइड्रोजन में ना न्यूट्रॉन होता ही नहीं, यही खास है, हाइड्रोजन में नहीं होता है। तो 2 इंटू 0 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा आपका 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो मैं उन्हीं वैल्यूज को यहां रख दे रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह हो गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कितना हो गया, क्या था 0.1 इंटू Na इंटू कितना है ये 10, इलेक्ट्रॉन 10 है ना। अब प्रोटॉन की बात करें 0.1 इंटू Na इंटू 10, प्रोटॉन की बात करें तो 0.1 इंटू Na इंटू 8। अब ये 0.1 कहां से आया था, 0.1 की अगर हम बात करिए कहां से आया था, मैं बार बार बोला क्वेश्चन नंबर 2 है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला ही यही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहां से निकाल दिया। आप इसको प्रैक्टिस कर लेना कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, मिड नंबर से निकलेगा। अब देखें, यानी ये
10 तो इसे कट गया, यानी ये कितना आ गया 1 Na आ गया। 10 मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 से तो 1 हो गया। ये भी हो गया आपका 1 Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0.8 Na हो गया। ये बिल्कुल खास क्वेश्चन है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला एक याद रखना है और इससे याद रखना ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्या, बस एक ये फॉर्मूला याद रख लेना है और हर एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है, आप निकाल के बस पुट कर दो वैल्यूज, इजीली ये हो गया। अगर ये हो गया आपका 80% चांस है क्वेश्चन यही होगा। ओके, बाकी जो क्वेश्चन है उनको भी 2-3 प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, प्लीज आप सारे क्वेश्चंस अपने बुक से और जो होगा वहां से आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। कॉन्सेप्ट मिल जाएगा यहाँ से, आप इसी कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट, नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल इज इतना। पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है कि ग्राम पर एटम में अगर नंबर ऑफ एटम 1 मोल में इतना है, दिस इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। Then you have to calculate that you have to find first number of molecule in 14 gram of nitrogen gas. अगला है number of chloride ion in 111 gram of anhydrous calcium chloride। ठीक ना। अब यहाँ देखो, सबसे पहले और सबसे खास बात जो आपको जानना जरूरी है उसमें यह है कि जो मोलिकुलर वेट होता है ना किसी सब्सटेंस का, मोलिकुलर वेट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है ना वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है। ठीक है, मतलब क्या है, यानी मोलिकुलर वेट देखेंगे आप थोड़ा, मोलिकुलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस हैज कितना 6.023 into 10 के पावर 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ये इतना हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है ना, इस केस में हम मॉलिक्यूल को लेंगे, एटम लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका। चलिए आगे देखें। अब यहाँ पे हमको निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी 2 into 14 हो गया, यानी इसका जो मोलिकुलर वेट हो गया कितना आ गया 28 ग्राम आ गया ना, 28 ग्राम। हमने बोला कि मोलिकुलर वेट में इतना होता है, यानी नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना है 28 ग्राम, यानी 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हैज 6.023 into 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो गए ना इसमें। अब वो किसमें बोल रहा है 14 ग्राम में बोल रहा है, तो 1 आप ले लोगे, 1 ग्राम है 6.023 into 10 के पावर 23 अपॉन 28 हो जाएगा। जब 28 ग्राम में इतने हैं तो 1 ग्राम में 28 से डिवाइड करेंगे हम। फिर बोला कितना में, क्वेश्चन बोला 14 ग्राम। 14 ग्राम के लिए क्या करोगे आप 6.023 into 10 के पावर 23 into 14 अपॉन 28 कर देंगे। इसमें क्या है, ठीक है, हो गया ना। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 यानी कितना आ गया 3.011 into 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये आपका आंसर हो गया। यानी इसको आप और ऐसे समझ सकते हैं क्या, Na डिवाइडेड बाय 2, ये भी हो जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आई होप देख लो आप इसको, थोड़ा ध्यान से स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लो। ठीक है, अब देख लो अगला क्वेश्चन। एक तो थोड़ा मॉलिक्यूल का और कॉन्सेप्ट है, मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको समझा दूंगा। इसके बाद मॉलिक्यूल्स और एटम से लेकर ना कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन 111 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। यानी आप देखो कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम का अब एटॉमिक वेट होगा 40 प्लस 35 into 2, 35.5 होता है। ये कितना हो गया, ये 40 प्लस 71 यानी कितना हो गया 111 ग्राम हो गया। या एएमयू ले लेंगे आप, कुछ भी ले लोगे इसको, एएमयू लेते हैं बेसिकली हम इसको, क्या ले लिया हमने एएम। अब देखो करेगी इसको ग्राम भी, ये ग्राम में आया ग्राम मोलिक्यूल। देखो बोला कि इतना कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन इतना ग्राम, यानी ये 1 मोल के बराबर है।
यानी दिस इज इक्वल टू 1 मोल। अब वो किसके बराबर है, Na के बराबर हो गया ना। अब देखो इस कैल्शियम क्लोराइड में कितने क्लोरीन के आयंस हैं, तो 2 हो गए। अरे 2 हो गए ना क्लोराइड आयन, CaCl2, 2 क्लोराइड आयन। ठीक, तो इसमें कितने क्लोराइड आयंस हो जाएंगे, इसके लिए नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस in anhydrous calcium chloride is equal to 2 into, है ना, बस हो गया, 2 into 6.023 into 10 के पावर 23, कितना हो गया 12.046 into 10 के पावर 23 आयंस हो गए। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन है। अब थोड़ा ये आयन से संबंधित एक कॉन्सेप्ट है, वो अभी मैं समझा दे रहा हूं। ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया और कैल्शियम क्लोराइड, इनके नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही, जैसे आप मान लो इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन आपको याद होना चाहिए, सब बेसिक बात है। ये हो गया अमोनिया, ये हो गया आपका कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स हो गया। देखो यहाँ सामने जो कोई नंबर होता है ना, वही डिसाइड करता है नंबर ऑफ मोल्स को। अगर यहाँ पे 2 होता है ना तो 2 मोल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप इसको कितना मानोगे, 1 मोल। अमोनिया हो गया 1 मोल, कैल्शियम क्लोराइड हो गया 1 मोल। अगर आगे 2 अगर 3 होता है ना तो ये 3 मोल हो जाता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। अगला देखें मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए हमने बहुत कभी से मैं आपको सिखा रहा हूँ, S + O × 2, कितना हो जाएगा, सल्फर हो गया 16 प्लस ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन सल्फर 32 होता है, 32 प्लस 16 × 2, ये कितना हो जाएगा, लगभग 64 हो जाएगा। ये आप इसको खुद से कर लीजिएगा, 17 हो जाएगा और इसका 111 हो गया। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया है। ये इजी है, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। मतलब सब्सटेंस हो गया, इसमें कितने मोल्स हैं इससे पता चलेगा कितने मोल्स हैं। ठीक है, अगर मान लो इसके अंदर होता है 3SO2 तो कितना मोल हो जाता है, ये 3 हो जाता है, लेकिन ये 1 है तो 1। ये समझाना है बेसिक कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया है, बेसिक समझना है आपको। अब मोलर मास निकालना होगा तो ऐसे निकाल लेंगे ना, मैंने बहुत डिटेल में पहले बताया, देख लेना एक बार इसको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये खास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सल्फर डाइऑक्साइड, ये मोल्स डिसाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बराबर हो जाएंगे, Na के बराबर, ये भी हो गया Na के बराबर और ये भी हो गया Na के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, Na का मतलब, अब फिर वही एवोगाड्रोस नंबर 6.023 × 10 के पावर 23। ठीक है, सबके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है ना, एटम नहीं है मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 1। अगर यहाँ इसके आगे 2 होता ना तो 2 × 6.023 होता, 3 होता तो 3 होता इसके आगे यहाँ। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स, ये तो एक मॉलिक्यूल है ना, अगर मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल है यहाँ तो यहाँ पे आपको 2Na करना होगा। समझ में आ गया क्या, बोलो। तो यहाँ सिंगल है, आपने इसीलिए क्या लिया है, सिर्फ Na लिया है। आई होप ये बेस क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ हमने इसी के लिए लिया है, खास बस लास्ट के नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम SO2 में सल्फर की बात करें तो कितना एटम हो गया, 1, और ऑक्सीजन की बात करें तो कितना हो गया, 2, SO2 हो गया ना। इसमें 1 सल्फर एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम। अब इसमें टोटल नंबर की हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना हो जाएगा। सल्फर है तो 6.023 × 10 के पावर 23 हो जाएगा, 1 है तो 2 अगर होगा, जैसे ऑक्सीजन की हम बात करेंगे तो 2 × 6.023 × 10 के पावर 23। बात करें NH3 में कितना नाइट्रोजन एटम है, 1 है, 1 × Na। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 × Na। ठीक है, वही अगर बात करें कैल्शियम क्लोराइड की, CaCl2 की, तो कैल्शियम में कितना एटम है, 1, क्लोरीन का कितना है, 2 × Na × Na। Na शॉर्टकट शॉर्ट वर्ड लिखते हैं 6.023 × 10 के पावर 23। तो ये नंबर ऑफ एटम्स देख लिया आपने, एक मॉलिक्यूल के अंदर कैसे निकालेंगे, सब्सटेंस के अंदर, ये इस चार्ट से आपको क्लियर है। चलिए, ये क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट, आप इसको भी देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज, यानी 1 मोल सुक्रोज में कितने नंबर ऑफ एटम्स है।
आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल, ये आपको फॉर्मूला बेसिक हमने स्टार्टिंग में दिया था। अब इसे देखें, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने बराबर है, ये एक मोल है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे, यानी 1 मोल इनटू नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, अब इसमें आपको निकालना है। जैसे C12H22O11 में देखो कार्बन के कितने हो गए, कार्बन के हो गए 12 एटम्स प्लस, अब देखो आप ये कितना हो जाएगा, 12 कार्बन एटम प्लस 22 हाइड्रोजन एटम प्लस 11, दिस विल बी इक्वल टू 45 एटम पर मॉलिक्यूल। यानी अगर हम एक सुक्रोज के अंदर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 45। वेरी इजी, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर Na into 45, दिस इज इक्वल टू 45 into 6.023 into 10 के पावर 23, क्या हो गया, एटम्स। ये हो गया आपका क्या आंसर। ओके,